तो दोस्तों वेलकम इन डिस्कवर राजस्थान कीप डिस्कवर कीप लर्न। तो दोस्तों जो आपका एग्ज़ाम है संगणक सीधी भर्ती का वो 3 मार्च को है। तो उसी क्रम में अपने दोस्तों जैसे अपने कंप्यूटर है, स्टैटिक्स है, अ, और भी जो आपके राजस्थान इकोनॉमी है वो किए थे। तो आज आपकी मैराथन क्लास है जिसमें अपने राजस्थान का भूगोल कवर करेंगे, जिसमें अपने एमसीक्यू प्लस आपके लिए कुछ शॉर्ट नोट्स हैं जो आपके एग्ज़ाम में ज़रूर यहाँ पे काम आने वाले हैं। सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट चीज़ें करेंगे। वैसे भूगोल बहुत बड़ा है दोस्तों, इतना तो कवर अप नहीं कर सकते, लेकिन जितनी चीज़ें जो मेन है आपके प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं वो मैंने यहाँ पे कवर करने की कोशिश की गई है। जितनी ज़्यादा चीज़ें हो सके मैं यहाँ पे आपको बताने की कोशिश करूँगा। बस आप क्लास में अंत तक ज़रूर बने रहिए। तो शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। राजस्थान को प्रमुख भौतिक विभागों में कितनी बार बांट सकते हैं? प्रश्न ऐसे ही कुछ आया था। तो दोस्तों जो राजस्थान को प्रमुख रूप से 4 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से 4 भाग हैं अपने? ठीक है, 1 सेकंड, ये पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ मैं थोड़ा। 4 भागों में दोस्तों बांटा गया है, तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। एक तो मरुस्थलीय प्रदेश, अरावली पर्वतीय प्रदेश, पूर्व का मैदान और दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश, ये 4 भागों में यहाँ पे बांटा गया है। अगर आपसे ये पूछ ले कि वीसी मिश्र ने राजस्थान को कितने भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है, तो वीसी मिश्र ने 7 भागों में बांटा है। तो आगे मैं अभी नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताऊंगा। देखो वीसी मिस्र के द्वारा अगर आपसे पूछ ले 7 भागों में, लेकिन अपने जब भी ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो अपने इस 4 भागों के अनुसार ही पढ़ते हैं, जिसमें अपने थार का मरुस्थल पढ़ते हैं, अरावली पर्वतीय प्रदेश पढ़ते हैं, पूर्व का मैदान पढ़ते हैं। अब यहाँ पे आपको क्या क्या चीज़ें याद रख के जानी है, ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। आपको यहाँ पे जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ वही याद रख के जानी है अभी एग्ज़ाम के लिए। बाकी इसमें डाटा बहुत सारा है। देखो सबसे पहले तो सबसे नवीन है वो आपका मरुस्थलीय प्रदेश है। सबसे प्राचीन, विश्व की सबसे प्राचीन पर्वतमाला है दोस्तों अपनी अरावली पर्वतमाला, ठीक है, जो कि वलित पर्वतमाला है। कौन सी है? वलित। लेकिन वर्तमान में ये क्या है? अवशिष्ट हो चुकी है, वलित पर्वतमाला। और वर्तमान का अगर इससे पूछ ले तो वर्तमान में ये क्या है? अवशिष्ट पर्वत। अब यहाँ पे आपको दोस्तों इसके जो युग है ना ये याद रखने हैं सारे, किस युग से है। तो जो प्री कैम्ब्रियन है, ठीक है, ये अरावली पर्वतमाला से संबंधित युग है। प्लिस्टोसीन है, खाली प्लिस्टोसीन याद रख लेना। और ये भी आपका प्लिस्टोसीन प्रारंभिक है, पूर्वी मैदानी प्रदेश। दोनों यहाँ पे आपके 33 सागर के अवशेष हैं, ठीक है। और दोनों जो पठार है जैसे दक्षिण पूर्वी पठार, अरावली पर्वतीय, ये दोनों गोंडवाना लैंड के अवशेष हैं। तो ये भी पूछ लेता है कई बार आपके एग्जाम में, ठीक है। अब इसका जो युग है दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश का, ये क्या आ जाएगा आपका? क्रिस्टेशियस युग आ जाएगा यहाँ पे, क्रिटेशियस युग। अब यहाँ पे क्षेत्रफल की बात करें तो सबसे ज़्यादा एरिया यहाँ पे दोस्तों 61.11% के साथ यहाँ पे मरुस्थलीय प्रदेश का है। ये ऑप्शन में जैसे थोड़ा डाटा इधर उधर भी हो सकता है, कहीं आपको 61.09 मिल जाएगा, बाकी इतना क्लोज नहीं मिलेगा डाटा, ठीक है। जो सबसे ज़्यादा अपने मरुस्थलीय प्रदेश घेरता है राज्य के कुल क्षेत्रफल का 9.1% पे, राज्य के कुल क्षेत्रफल के 9.1% पे अरावली पर्वतमाला फैली हुई है। और पूर्वी मैदानी प्रदेश यहाँ पे दोस्तों 23.3% भाग पे है। और जो दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश है, जो कि आपका जिसमें मुख्य रूप से कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, ये वाला पूरा एरिया आता है, 6.49% है। अब जनसंख्या की बात करें तो सबसे ज़्यादा दोस्तों 40% यहाँ पे मरुस्थलीय क्षेत्र में निवास करती है, 10% यहाँ पे अरावली पर्वतीय प्रदेश में, 39% पूर्व के मैदान में, और 11% आपके दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश में। तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है। अब नए जिलों की बात करें, अगर अपने दोस्तों नए जिलों की बात करें तो ये वर्तमान में है ना, अगर मैं बताऊं आपको कि वर्तमान में के अनुसार, नए जिलों के अनुसार, यहाँ पे जो मरुस्थलीय प्रदेश है ये 20 जिलों में फैला है। कितने? 20 जिलों में। और ये अरावली पर्वतमाला 21 जिलों में, ठीक है। और ये 18 जिलों में। और ये जो दक्षिण पूर्वी पठारी है ये 7 जिलों में यहाँ पे फैला हुआ है। तो ये कुछ वर्तमान के अनुसार स्थिति आ जाएगी। बाकी वर्षा वगैरह ज़्यादा मत याद रखना। वैसे तो अपने इसमें नदियाँ वगैरह बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हैं। अब भी आपको सिर्फ यही याद रखना है, एक तो अरावली पर्वतमाला का काल याद रखना है कि प्री कैम्ब्रियन काल की है, पूर्वी मैदानी प्रदेश
कौन से काल का है, ठीक है। दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश कौन से काल का है, इसकी क्षेत्रफल, जनसंख्या, ये सारी चीज़ें आप याद रख के जाओगे। फिर अपने चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट, राजस्थान का जो भौतिक स्वरूप है इसके संबंध में कौन से कथन यहाँ पे, कौन 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 से कथन यहाँ पे सत्य हैं, ये आपसे पूछा गया है। अब इसमें क्या है कि थोड़ा सा मैं ऑप्शन डालना भूल गया, इसको माफ़ी चाहता हूँ। तो बाकी मैं आपको डायरेक्ट बता दूंगा कि कौन से कथन यहाँ पे सत्य है। देखो, सबसे पहले अड़ोती पठार पश्चिमोत्तर से मुख्य सीमा भ्रंश सीमांकित है। तो दोस्तों जो ये पहला कथन है ना, ये गलत है, क्योंकि जो महान सीमा भ्रंश है अड़ोती और अरावली के मध्य स्थित है। जो ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट है आपकी, महान सीमा भ्रंश है, महान सीमा भ्रंश हड़ौती और अरावली के मध्य स्थित है। हड़ौती व अरावली के मध्य स्थित है, ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा। पश्चिमी रेतीले मैदान का 41.50 क्षेत्र बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश है, बिल्कुल सही है दोस्तों ये बात, ठीक है। जो इसका 41.50 क्षेत्र है बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश है। मेन ये आपको मिलेगा कहाँ पे, जैसलमेर और कुछ यहाँ पे जोधपुर के क्षेत्र में, फलोदी का आसपास का क्षेत्र है, यहाँ पे मिलेगा। कुछ ऐसी मतलब कैट प्रकार की ऐसे यहाँ पे शेप बनी हुई है, ऐसे करके कुछ। जब अपने भूगोल पढ़ते हैं तो इसको अच्छे से जानते हैं। संरचनात्मक दृष्टि से राजस्थान की जो भौतिक स्वरूप है भारत के उत्तरी वृत्त मैदान और प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है, बिल्कुल सही है दोस्तों। जो दो चीज़ें अपने पढ़ते हैं, दक्षिणी पूर्वी पठार और अरावली, ये दोनों तो प्रायद्वीपीय पठार के हिस्से हो जाएंगे। उत्तरी वृत्त मैदान है ये, जो अपना एक अरावली थार का मरुस्थल हो गया, और पूर्व का मैदान, ये हो जाएंगे आपके मैदान के भाग। तो ये कथन भी सही है। वर्तमान में अवशिष्ट पर्वतों के रूप में उपलब्ध है, तो ये हमने पढ़ा। तो यहाँ पे कौन कौन से कथन सत्य हो गए, 2, 3 और 4 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर अपने बात करेंगे दोस्तों, राजस्थान की प्री कैम्ब्रियन चट्टानों का आधारभूत वर्णन किसने किया है। जो प्री कैम्ब्रियन चट्टानें हैं उनका आधारभूत वर्गीकरण यहाँ पे किसके द्वारा किया गया, तो M.A. हेरोन के द्वारा किया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 2-3 बार आ चुका है एग्जाम में, तो इसको जरूर अच्छे से करके जाएं। तो ये 1936-53 के आसपास प्रस्तुत करते हैं, इतना नहीं याद रखना, बस अपने को तो M.A. हेरोन का नाम याद रखना है। फिर बात करेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 की, कि राजस्थान में मरुस्थल का विस्तार किस दिशा में हो रहा है। जो राजस्थान में मरुस्थल का विस्तार है वो किस दिशा में हो रहा है। तो विस्तार की बात करें तो पश्चिम से पूर्व की ओर हो रहा है, ठीक है। पश्चिम से रेत आ रही है, और रेत क्या है कि 0.05 किलोमीटर मतलब पर ईयर ऐसे कुछ हिसाब से आगे बढ़ती जाती है। तो इसलिए अपने मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए बहुत सारे प्रोग्राम भी यहाँ पे चलाते हैं। तो पश्चिम से पूर्व की ओर विस्तार हो रहा है, ठीक है, ऐसे। फिर थार के मरुस्थल में जो ढांड है, ढांड के नाम से कौन सा जाना जाता है इनमें से। तो ये भी क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर सारे दोस्तों जो एग्जाम में आ चुके हैं। देखो, रेत के जो टिल्ले होते हैं ना दोस्तों और यहाँ पे क्या है कि बीच में गर्त सा बन जाता है टिल्लों के बीच में, तो उससे ये बोलते हैं चंद्राकार बालू का स्तूप में जो गर्त होते हैं ना, उसे क्या बोलते हैं, अपने ढांड बोलते हैं। क्योंकि रेत आपको पता है कि देखो जैसे भी आंधियाँ वगैरह चलती है तो इधर से उधर होती रहती है, तो उसके बाद दो चंद्राकार बालू का स्तूप बनेंगे, उनके बीच में जो गर्त सा बन जाएगा उसे क्या बोलेंगे, ढांड बोलेंगे। और जो नकली स्थान है उसे, नकली स्थान किसे बोलते हैं। देखो, मरुस्थलीय क्षेत्र में जहाँ भी जल बेसिन पाए जाते हैं, जैसे चारों ओर यहाँ पे मरुस्थल है और बीच में आपके क्या आ जाएगा दोस्तों, जल, ठीक है। और चारों ओर ये जो वनस्पति लगी हुई है ना यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे क्या लगी हुई है, वनस्पति। अब इसे बोलेंगे नकली स्थान, इसे क्या बोलेंगे, नकली स्थान, ठीक है। अब ये जो गर्त है इनमें पानी भर गया ना, तो इसे क्या बोलेंगे, पलाया बोलेंगे। सबसे ज़्यादा पलाया आपके जैसलमेर में मिलेगी। थार के मरुस्थल में पाए जाने वाले अर्धचंद्राकार रेत के टीलों को क्या कहा जाता है।
जो अर्धचंद्राकार रेत के टीले हैं उन्हें क्या कहा जाता है, ये बताना है। तो बरखान कहते हैं दोस्तों। और जो बरखान है ना, इस पे क्वेश्चन हर बार आपके एग्जाम में आता है, कई बार जगह पूछ लेता है कि बरखान कहाँ पे बनते हैं। तो अगर अपने बात करें, सर्वाधिक गतिशील होते हैं जो अर्धचंद्राकार रेत के बरखान है, जो सर्वाधिक, एक तो सर्वाधिक गतिशील होते हैं गतिशील। इसके अलावा ये आपको मिलेंगे बालेरी चूरू में, ये बोर बार बार आ चुका है ये, बालेरी चूरू, जैसलमेर, नीम का थाना। ठीक है, पहले अपने इसको सीख कर पढ़ते थे, लेकिन पूरा पढ़ो अपने जगह से। नीम का थाना जैसे अलग जिला पढ़ेंगे आप। इसके अलावा आपको सूरतगढ़ में मिल जाएंगे ये, सूरतगढ़ में आपको सब प्रकार के मिल जाएंगे, तारा स्तूप भी मिल जाएंगे, लोणकरण सर। करणी माता देशनोक बीकानेर, करणी माता देशनोक, ये नाम भी बार बार पूछा जाता है। तो बरखान को आप अच्छे से पढ़ के जाना, और कोई पढ़ो ना पढ़ो। इसके अलावा दोस्तों ये बाड़मेर, बालोतरा, ओसियां, जोधपुर ग्रामीण, डीडवाना, कुचामन में भी आपको मिल जाएंगे। ठीक है, अब अपने बात करेंगे अनुधेर्य। देखो इन चीज़ों को अपने थोड़ा सा जान लेते हैं। अनुधेर्य या पवनानुवर्ती रेखीय बालुका स्तूप दोनों एक ही बात है। देखो ये लंबवत या समांतर श्रेणी में बनते हैं और हवा की बहाव की दिशा के यहाँ पे अनुरूप बनते हैं। और कहाँ पे मिलेंगे? जैसलमेर के दक्षिण पश्चिम में, रामगढ़ में, जोधपुर और बाड़मेर में आपको ये प्रमुख रूप से मिलेंगे। ये नहीं याद रखना, बरखान वाला ज़्यादा याद रखना। देखो बरखान हमने पढ़ चुके हैं वैसे तो। पवन की दिशा में ढाल इनका मंद होता है, विपरीत दिशा में इनका ढाल यहाँ पे क्या होता है? तीव्र होता है। अर्धचंद्राकार बालू का स्तूपों को ही बरखान कहते हैं। तो ये चीज़ एक आप दिमाग में बिठा लेना, अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप है उसे बरखान कहते हैं। फिर ये हमने पढ़ ही लिया, बालेरी चूरू, जैसलमेर, यहाँ पे नीम का थाना हो जाएगा। सूरतगढ़, लोन, कंसर, करणी माता, देशनोक, बाड़मेर। ठीक है, बाड़मेर, बालोतरा भी यहाँ पे ऐड हो जाएगा, नया जिला जो आपका बना है। ओसियां, जोधपुर। अनुप्रस्थ बालू का स्तूप, अब ये क्या पूछा है यहाँ से? क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि ऐसा बालू का स्तूप बताओ दोस्तों कि जो वायु की दिशा के समकोण पे बनता है। अब जो समकोण पे बनता है तो वो आपका हो जाएगा क्या? अनुप्रस्थ। बस ये ध्यान रखना है कि समकोण पे बनेगा वो क्या हो जाएगा? अनुप्रस्थ। अब यहाँ पे जो कहाँ पे मिलेंगे अनुप्रस्थ आपको? पूगल, बीकानेर, रावसर, हनुमानगढ़, सूरतगढ़, गंगानगर, चूरू, झुंझुनू में यहाँ पे। फिर तारा बालू का स्तूप, जिसमें यहाँ पे आप देख सकते हैं फोटो में बहुत सारी अलग अलग अधिक भुजाएं हवा की दिशा की ओर निकली होती है, तारा होते हैं। मिलेंगे कहाँ पे? ये याद रखना है, सोहनगढ़, पोखरण, गंगानगर में, सूरतगढ़ में। सूरतगढ़ और सोहनगढ़ ये याद रखना बस। फिर पैराबोली की बात करें तो बड़ी वनस्पति के अवरोध से ये बनते हैं दोस्तों। तो बड़ी वनस्पति के अवरोध से बनने वाले पैराबोलिक हो गए। ठीक है, जोधपुर, झुंझुनू, नागौर में मुख्य रूप से मिलेंगे आपको। नेटवर्क बालू का स्तूप, थार के मरुस्थल के उत्तर पूर्व भाग में पाए जाते हैं नेटवर्क। तो ये रेखीय, अनुप्रस्थ व पैराबोलिक पार्श्वों पर विस्तृत जो क्षेत्र में ये बनते हैं। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, नेटवर्क वाला। अवरोधी भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये भी वनस्पति कोई चीज़ों के अवरोध के कारण, ये वनस्पति का अवरोध नहीं, कोई जमाव हो जाता है उसके कारण। जैसे पुष्कर, बूढ़ा पुष्कर, नागपहाड़ यहाँ पे आपको मिलेंगे। सब्र का फीज आपके छोटी वनस्पति के अवरोध से बनते हैं। फिर सीफ पूछा गया है, सीफ यहाँ पे क्या है? एक प्रकार से अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप है, अनुप्रस्थ बालू का स्तूप है, पैराबोलिक बालू का स्तूप है, या फिर सब्र काफीज बालू का स्तूप है। अब यहाँ पे दोस्तों जो अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप है ना, इसको ऐसे लिखेंगे अपने, अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप, बालू का, इसे ही क्या बोलेंगे अपने? सीफ बोलेंगे।
फिर बात करें लाठी सीरीज दोस्तों क्या है। अब ये भूमिगत जल पट्टी है दोस्तों, ठीक है। जो भूमिगत जल पट्टी है जो जैसलमेर से पोखरण व मोहनगढ़ तक है, पाकिस्तान की सीमा के सारे एक भूगर्भीय जल पट्टी है, ठीक है, जिसे लाठी सीरीज क्षेत्र कहा जाता है। तो ये कहाँ से कहाँ तक है ये और ध्यान रखना, जैसलमेर से पोखरण के मध्य, पोखरण के मध्य जिस दिशा में अरावली श्रेणियों की चौड़ाई बढ़ती जाती है वे कौन सी है, जहाँ पे अरावली श्रेणियों की यहाँ पे चौड़ाई बढ़ती जाती है। और जैसलमेर में दोस्तों एक चीज़ और ध्यान रखना, आपका जो ओकलवुड फॉसिल पार्क है वो आपके जैसलमेर में ही है, ठीक है। ये भी बार बार आपसे पूछा गया है एग्जाम में। तो अरावली श्रेणियों की चौड़ाई बढ़ती जाती है वो आपके उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर, ठीक है। जैसे ये मान लो अपने चार दिशा बना दी, तो आपकी जो उत्तर पूर्व से है दक्षिण पश्चिम की ओर, जो आपकी इस प्रकार से इसकी चौड़ाई मतलब बढ़ती जाती है। तो अधिक सघन बसी हुई आपके दक्षिण साइड में ही है अरावली, मेन राजस्थान के। खेड़ ब्रह्मा सिरोही से ये प्रवेश करती है राजस्थान में, ठीक है, इस प्रकार से। फिर राजस्थान में जो मालपुरा करौली मैदान किस नदी बेसिन में आता है, मालपुरा करौली मैदान की अगर अपने दोस्तों बात करें तो किस बेसिन में आएगा, चंबल, लूणी, बनास या यमुना बेसिन। तो ये दोस्तों आपके बनास बेसिन में आएगा, किसमें, बनास बेसिन में। अब जो ये आपका मालपुरा करौली का मैदान है ना, इसे एम ए हैरोन है ना, क्या बोलते हैं इसे, एम ए हैरोन बोलते हैं तृतीय पेनी प्लेन, तृतीय पेनी प्लेन। इसके अलावा दोस्तों जो आपका ये मालपुरा करौली का मैदान है, इसको इसके जो उच्च भूभाग टीले नुमा है, इसके कारण इसे पिडमांट मैदान भी क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है, पिडमांट मैदान। फिर डग गंगाधर की उच्च भूमियां आपको किस प्रदेश में मिलेगी। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि जो डग गंगाधर की उच्च भूमियां हैं ये आपको हाड़ौती के पठार मतलब दक्षिण पूर्वी अपने जो पठार पड़ते हैं तो वहाँ पे अपने डग गंगाधर की उच्च भूमियाँ पड़ते हैं। इसके अलावा शाहबाद की उच्च भूमि भी यहाँ पे मिलेगी, अर्धचंद्राकार पहाड़ियाँ भी यहाँ पे मिलेगी जो बूंदी हिल्स, मुकुंदरा हिल्स के नाम से जानी जाती है, कोटा झालावाड़ में। तो इसके अलावा आपसे पूछ ले तो ये जो डग गंगाधर की उच्च भूमियाँ हैं ये किस जिले में उपस्थित है, तो ये आपको मिलेगी दोस्तों झालावाड़ में। कहाँ पे, झालावाड़ में। इसके अलावा शाहबाद की उच्च भूमि भी आपको इसी प्रदेश में मिलेगी, शाहबाद की उच्च भूमि, ठीक है, ये आपको कहाँ पे मिलेगी, बारां में। और यहाँ पे क्या खास बात है कि घोड़े की नाड़ जैसी पहाड़ी पाई जाती है। वृहत महान सीमा भ्रंश राजस्थान के किस भाग में स्थित है, तो अभी हमने पढ़ा था जो वृहत महान सीमा भ्रंश के बारे में। तो ये राजस्थान के दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित है जो कि इस पठारी प्रदेश को अरावली से अलग करता है, ऐसे एक प्रकार से अपने कह सकते हैं। फिर अपने बात करेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13। अब अपने जो वेजिटेशन आपके दे रखी है वनस्पति से संबंधित है क्वेश्चन यहाँ पे कवर अप करने वाले हैं। तो दोस्तों जो आपकी ये खेजड़ी वनस्पति है ये आपको मिलेगी उष्णकटिबंधीय कंटीले वनों में के क्षेत्र में आएगी। मुख्यतः आपको ये कहाँ पे मिलेगी, जैसलमेर, जोधपुर ग्रामीण, बीकानेर, सीकर, नीम का थाना, बहुत सारे जिले हैं जो नए बन गए, अब उसमें भी है केकड़ी, डीडवाना, कुचामन। ये नहीं याद रखना, अपने को तो ये याद रखना है कि जो उष्णकटिबंधीय कंटीले वनों हैं इनमें ये मिलती है, ठीक है। खेजड़ी, ठीक है। राजस्थान में जो दोस्तों खेजड़ी है इसका बहुत महत्व है, सभी को पता होगा। खेजड़ी आंदोलन भी हुआ था खेजड़ी के वृक्षों को बचाने के लिए, अमृता देवी बिश्नोई और उनके साथ 300 जो 63 लोग थे उन्होंने अपना बलिदान भी दिया था, ये भी आपको याद रखना है।
अब अपने बात करेंगे दोस्तों, निम्न में से कौन सा पेड़ गोंद का अच्छा स्रोत है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये आपके एग्जाम में आ चुका है, इसको अच्छे से याद रखना है आपको। जो सालर वन है, सालर वन, कौन सा सालर वन, ये यहाँ पे गोंद का अच्छा स्रोत है। ये मेन आपको कहाँ पे मिलेगा, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, पाली, अलवर, खेरथल में भी मिल जाएगा आपको, इस क्षेत्र में पाया जाता है। सालर वन याद रखना गोंद के लिए। कमरों को खुशबूदार व ठंडा बनाने के लिए घास आती है, जो आपको दोस्तों पूर्व की साइड मिलेगी, ठीक है, उसे बोलते हैं खस घास, ठीक है। और इसके पर्दे वगैरह भी बनाए जाते हैं, जिससे ठंडी हवा आती है और खुशबूदार भी। मेनली इनका उत्पादन किन जिलों में होता है, पहले 3 जिलों में होता था, कौन कौन से, मुख्य रूप से तो ये सवाई माधोपुर, टोंक और भरतपुर में। अब दोस्तों जो भरतपुर से आपका नया जिला निकला है डीग, वो भी इसमें आ जाएगा बस। तो इन 3 जिलों में मुख्य रूप से इसका उत्पादन होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर अपने बात करें दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16, कत्था किस वृक्ष से निकलता है। जो कत्था है किस वृक्ष से निकलता है, तो खेर के वृक्ष से। किसके, खेर के वृक्ष से। खेर वृक्ष के तने की छाल से कत्था बनाया जाता है। और राजस्थान में जो कत्था है वो हांडी प्रणाली से, किससे, जो कत्था तैयार किया जाता है अपने राजस्थान में, हांडी प्रणाली। हांडी प्रणाली से तैयार किया जाता है। और कत्थे का उत्पादन बात करें तो चित्तौड़गढ़, झालावाड़, बूंदी, भरतपुर, डीग, इन जिलों में मुख्य रूप से आपको मिलेगा। अब अपने बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 17, कांग्रेस घास क्या है, क्या लगती है आपको पार्टी की तरह। कांग्रेस घास यहाँ पे दोस्तों क्या है, ये बताना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी दोस्तों, घास वगैरह का। दोस्तों जो कांग्रेस घास है ना, इसे क्या बोलते हैं हमने, स्टोफेरस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्टोफेरस। तो इसकी जगह ये भी लिखा आ सकता है, बाकी कांग्रेस ही लिखा आएगा। और ये आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में आ भी चुका है क्वेश्चन। तो ये क्या है कि एक खरपतवार है, खरपतवार, और ये भी कैसी, जो बीमारियां फैलाती है, ठीक है। ये अमेरिका से आयातित इस घास से जयपुर जिला से सबसे ज़्यादा प्रभावित है यहाँ पे दोस्तों। और चर्म रोग व अस्थमा का वाहक माना जाता है इसे। चर्म रोग व अस्थमा का वाहक, अस्थमा का इसे वाहक माना जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों क्वेश्चन। इसके बाद अपने बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, मिट्टियों से संबंधित है। वर्टिसोल मिट्टी राजस्थान में किस भाग में पाई जाती है, वर्टिसोल। तो ये दोस्तों आपको दक्षिण पूर्व साइड में मिलेगी वर्टिसोल। ये सारी मृदा के बारे में अपने जानेंगे। तो मुख्यतः इसे काली मृदा भी कहते हैं वर्टिसोल को। दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में राजस्थान के मिलती है। एक तो अपने पढ़ते हैं दोस्तों एरिडी सोइल, एक एल्फी सोइल, एक इंसेप्टी सोइल, एक वर्टी और एक एंटी सोइल। 5 पर मतलब राजस्थान की वैज्ञानिक पद्धति से वर्गीकरण बात करें तो अपने 5 प्रकार की मिट्टियां यहाँ पे पढ़ते हैं दोस्तों, ठीक है। तो जब भी अपने दोस्तों वैज्ञानिक तरीके से वर्गीकरण पढ़ें तो 5 प्रकार से यहाँ पे इनको विभाजित किया गया है। कौन कौन सी, देखो एरिडी सॉइल्स, ये आपको दोस्तों अभी भी जैसे क्वेश्चन आया था तो उसमें पश्चिमी दे रखा था। बाकी आपसे ऐसे भी कह सकता है कि अर्ध शुष्क प्रदेश में कौन सी मिट्टी पाई जाती है। अर्ध शुष्क प्रदेश है जो, ठीक है, ये जैसे 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा होगी, इसके जस्ट चिपते हुए, अरावली के जस्ट पश्चिम में चिपते हुए कह सकते हो आप, वहाँ पे आपको एरिडी सॉइल्स मिलेगी। ठीक है। तो इसमें बहुत सारे ज़िले वगैरह आते हैं, ये आपसे नहीं पूछेगा। बाकी आप थोड़े बेसिक से अर्धशुष्क प्रदेश में जितने ज़िले आते हैं तो याद रख सकते हो। फिर बात करें एल्फी सॉइल्स। एल्फी सॉइल्स मेन आपको दोस्तों जो इस क्षेत्र है अरावली के जो पूर्व का जो है, दक्षिण पूर्व है सारा एरिया, तो यहाँ पे आपको एल्फी सॉइल्स मिलने वाली है। तो मैप से थोड़ा बढ़िया याद रह जाता है। एंटी सॉइल सबसे ज़्यादा भाग पे पाई जाती है। पूरा आपका जो पश्चिम का क्षेत्र है, यहाँ पे राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्र में ये मिट्टी पाई जाती है। फिर बात करें इंसेप्टी सॉइल्स की,
तो प्रधानता तो आपके दक्षिण क्षेत्र में है, राजस्थान के दक्षिण क्षेत्र में। बाकी आपको थोड़ी थोड़ी यहाँ पे जयपुर, सवाई माधोपुर इस साइड भी यहाँ पे मिल जाएगी आपको, झालावाड़ में भी मिल जाएगी। मेन आपके ये उदयपुर हो गया, सिरोही हो गया, ठीक है, भीलवाड़ा हो गया, इस साइड आपको यहाँ पे मिलेगी कौन सी, इंसेप्टी ऑयल की अगर अपने बात करें तो इसके अलावा पाली, ब्यावर, उदयपुर, भीलवाड़ा, सलूम्बर, शाहपुरा, चित्तौड़गढ़, ये सारे ज़िले आ जाएंगे अब जो नए ज़िले बने हैं। फिर वर्टी सॉइल्स की बात करें तो ये आपको दक्षिण पूर्व क्षेत्र में ही मिलेगी मेन रूप से यहाँ पे, ठीक है, आराम से याद रखना है। तो वर्टी सॉइल यहाँ पे हो गई, एरिडी हमने यहाँ पे पढ़ी थी, ठीक है, और एंटी सॉइल्स तो पूरा यहाँ पे ये क्षेत्र पड़ा था, ठीक है, ये एरिडी थी, ये एंटी थी। इसके अलावा दोस्तों हमने जो अल्फी सॉइल्स पढ़ी थी वो यहाँ पे पूरे पे पढ़ी थी इस पे, ठीक है। फिर अपने चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। डूंगरपुर बांसवाड़ा के अधिकांश क्षेत्र में पाए जाने वाली जो मृदा है वो कौन सी है, तो उसे बोलते हैं लाल लोमी मृदा। कौन सी मृदा, लाल लोमी मृदा, मृदा बोलते हैं। ये भी दोस्तों इंपॉर्टेंट है, बार बार क्वेश्चन। इसके अलावा अगर आपसे पूछ ले कि रेवरीना जो ऊपर लिखा हुआ है, या रेवरीता भी लिखा आ सकता है, या साई रोजेक्स, ठीक है, रेवरीना अलग है, उसके अलावा जो साई रोजेक्स पूछ ले आपसे, ये दोनों आपको कहाँ पे मिलेगी, गंगानगर में। ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा जा चुका है। ग्रे ब्राउन मृदा, इससे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं जो जिप्सी फेरस है ना, ये भी बहुत बार आ चुका है। ये आपको बीकानेर जिले में मिलेगी। जिप्सी फेरस कहाँ पे मिलेगी, बीकानेर में। एक तो ये बीकानेर वाली जरूर याद रखना, ठीक है। पर्वतीय मृदा आपको उदयपुर कोटा में मिलेगी। पर्वतीय मृदा ये कहाँ पे मिलेगी, उदयपुर और कोटा में आपको मिलेगी। तो ये भी क्वेश्चन आ चुका है, उदयपुर कोटा। बस इतनी याद रख लेना, ज़्यादा मत, मिक्स हो जाएगा फिर आपके। जलोढ़ आपको पता ही होगा पूर्व साइड में, ठीक है। नवीन जलोढ़ अगर पूछ ले तो अलवर, भरतपुर, सवाई माधोपुर इस क्षेत्र में आपको मिलेगी। फिर खनिजों की बात करें दोस्तों, तो खनिजों में सबसे पहले आप आर्थिक समीक्षा के अनुसार ही पूछेगा आपसे। ये याद रखो कि राजस्थान में कितने, 17 तो मेटेलिक मिनरल्स हैं, धात्विक खनिज हैं, ठीक है, और 39 अधात्विक। ये दो बातें याद रखने के बाद एकमात्र उत्पादक बार बार में पूछता है आपसे कि एकमात्र उत्पादक किस किस में है। एक तो शीशे शीशा यस्क में है, जस्ता में है, मतलब एक ही बात होगी, शीशा जस्ता यस्क एक साथ लिखा होएगा, शीशा जस्ता अयस्क। इसके अलावा सेलेनाइट और वोलेस्टोनाइट, इसमें एकमात्र उत्पादक है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें खनिज से संबंधित ध्यान रखनी है। अब जो आपका मनियारी टिब्बा है, ये प्रमुख खनन क्षेत्र किस चीज़ का है। मनियारी टिब्बे की अगर बात करें, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम, लिग्नाइट या चूना पत्थर। तो ये प्राकृतिक गैस से संबंधित है दोस्तों मनियारी टिब्बा, जो आपको मिलेगा कहाँ पे, जैसलमेर में। फिर अब बात करें, सुमेलित करना है दोस्तों इनको। पाइराइट्स, रॉक फॉस्फेट, गार्नेट, एमरोल्ड पन्ना है, इन सब को यहाँ पे क्या करना है, सुमेलित करना है। पाइराइट्स दोस्तों अपने बार बार पढ़ते हैं, सलादीपुरा सीकर, तो एक के साथ 3 हो जाएगा। तो पाइराइट्स का आपका हो जाएगा सलादीपुरा सीकर में। रॉक फॉस्फेट की बात करें दोस्तों, तो रॉक फॉस्फेट हो जाएगा आपका बिरमानिया। जो गार्नेट है, जिसे अपने तांबड़ा भी बोलते हैं, तो इसकी प्रमुख खान कौन सी हो जाएगी, इसकी हो जाएगी राजमहल। 1 सेकेंड। तांबड़ा की दोस्तों आपकी जो है मुख्य खान यहाँ पे कौन सी हो जाएगी, यहाँ पे ऑप्शन लिखा नहीं हुआ, गलत लिखा गया इसको, तो इसको राजमहल कर लेना। खेतड़ी सिंगाना नहीं है, इसको राजमहल कर लेना। राजमहल आपके टोंक में पड़ता है, तो ये हो जाएगी आपके टोंक में। अब जो एमरोल्ड पन्ना है, इसकी खान हो जाएगी दोस्तों आपके
काला गुमान। कहाँ पे? काला गुमान। तो काला गुमान आपके दोस्तों अजमेर में पड़ जाएगा। तो इसको आपको मैच करना है। ए के साथ यहाँ पे दोस्तों जो सलादीपुरा सिक्र है 3 आ जाएगा। बी के साथ में दोस्तों आपका आ जाएगा बिरमानिया। सी के साथ में आपका आ जाएगा यहाँ पे दोस्तों 4, ठीक है, गार्नेट तांबड़ा राजमहल। और डी एमरोल्ड पन्ने की आ जाएगी आपकी पहली काला गुमान। तो इस प्रकार से इसको मैच करना है। फिर बात करें नेक्स्ट, और जो खान है वो खनिज से मैच करनी है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा जो रॉक फॉस्फेट की ना एक जामर कोटड़ा भी जरूर याद रखना, ठीक है। जामर कोटड़ा भी आप रॉक फॉस्फेट की जरूर याद रखना दोस्तों, ये भी पूछी जाती है। अब पहली है आपकी दोस्तों राजपुरा दरीबा। ये कहाँ पे है? राजसमंद में है। राजसमंद में है। और ये किसके लिए है? शिष्य जस्ते के लिए, ठीक है। शिष्य जस्ते के लिए है आपकी राजपुरा दरीबा। फिर आ जाती है आपकी दोस्तों नाथरा की पाल। नाथरा की पाल आपकी लो एयर्स से संबंधित है। इसके अलावा लो एयर्स की बहुत सारी दोस्तों इंपॉर्टेंट खाने हैं, बताऊंगा मैं अभी। मैं आपको लो एयर्स की भी इंपॉर्टेंट जितने भी खाने हैं उसके बारे में, ठीक है। इस राजसमंद में मेन राजपुरा दरीबा आ जाएगी। रामपुरा अगुज्जा पूछ ले तो वो भीलवाड़ा में आ जाएगी। ये भी आपकी किसकी है? सीसा जस्ता की। खो दरीबा पूछ ले आपसे तो खो दरीबा आपकी कॉपर से संबंधित है, जो आपको मिलेगी अलवर जिले में, ठीक है। तांबे कॉपर से संबंधित है। बांदर सिंदरी दोस्तों आपके बेरिलियम से संबंधित आ जाएगी। किससे संबंधित? बेरिलियम से संबंधित आ जाएगी बांदर सिंदरी। जयपुर ग्रामीण में आती है ये कहाँ पे आती है? जयपुर ग्रामीण। अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। एक दोस्तों जो मैच होगा आपका ये 2 से होगा सीसा जस्ता। बी यहाँ पे होगा आपका नाथरा की पाल लो अयक्स से। सी यहाँ पे आपका जो खो दरीबा है ये तांबे से। और डी हो जाएगा यहाँ पे बांदर सिंदरी बेरिलियम से। अब अपनी थोड़ी बात कर लेते हैं अन्य खानों की। मेन आपको जो जावरमाला उदयपुर में है ये भी सीसा जस्ता की है, याद रखनी है। यहाँ पे मैं नेक्स्ट स्लाइड में लिख देता हूँ जो सीसा जस्ता की इम्पोर्टेंट यहाँ पे खाने हैं। सीसा जस्ता। सीसा जस्ता वैसे बहुत सारी है, सिर्फ इम्पोर्टेंट लिख रहा हूँ दोस्तों। अगर ये डायरेक्ट आ गई तो ठीक है, अच्छा रहेगा। उदयपुर आपके एग्ज़ाम में, उदयपुर में यहाँ पे दोस्तों वैसे तो जावर है, जावर माला है। अब जो जावर है ये महाराणा कुंभा के टाइम मिली थी जावर माला। और अभी हमने राजसमंद की तो पढ़ ही ली। अब भीलवाड़ा की लिख रहा हूँ मैं। भीलवाड़ा की रामपुरा आगुचा। रामपुरा आगुचा ये याद रखनी है। इसके बाद दोस्तों अगर अपने बात करें तो गुड्डा किशोरीदास अलवर में है सीसा जस्ता की। एक हमने अभी खो दरीबा पढ़ी तांबे की, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है गुड्डा किशोरीदास। अलवर में भी बहुत सारी खाने हैं। अब अपने देख लेते हैं दोस्तों लोह अयस्क की प्रमुख खाने। लोह अयस्क इसमें दोस्तों आपकी मेन है ना जयपुर वाली आती है एक तो, ठीक है। जयपुर वाली मोरिजा बानोल। मोरिजा बानोल। दूसरी आपकी इंपॉर्टेंट है दोस्तों दौसा की नीमला रायसेला। ये भी बार बार पूछी जाती है, नीमला रायसेला। इसके अलावा दोस्तों सीकर की नीम का थाना आ जाएगी। अब आपकी झुंझुनू में आपकी आ जाएगी डाबला सिंगाना। तो ये याद रखना, झुंझुनू वैसे आप कॉपर के लिए जानते हो मेन, लेकिन जो झुंझुनू की डाबला सिंगाना है ये लोएस्क से संबंधित है। डाबला सिंगाना इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। बाकी उदयपुर में थुरुंडूर नाथरा की पाल आ गई, ठीक है। मेन आप अपने को इतना याद रखना है। और बेरिलियम की अगर अपने दोस्तों बात करें, टंगस्टन की नागौर की रेवत पहाड़ी आ जाएगी। पाली की नाना कराब आ जाएगी। आबू रेवदार। तो टंगस्टन की भी लिख देता हूँ मैं।
टंगस्टन, पहला नागौर, नागौर की दोस्तों आपकी रेवत पहाड़ी, रेवत पहाड़ी, ठीक है, जो पड़ेगी आपके डेगाना में। बीजाथल, इसके अलावा दोस्तों सिरोही की आबू रेवदार, तो ये भी पूछता है सिरोही वाली, आबू रेवदार पूछता है और वालदा पूछता है किस खनिज से संबंधित है, रेवदार और वालदा। पाली की नाना कराब, पाली की नाना कराब। इसके अलावा बेरिलियम की बात करें तो चंपागुड़ा शिकारबाड़ी आपकी उदयपुर की आ जाएगी दोस्तों, बेरिलियम, बेरिलियम की बात करें तो उदयपुर में आपकी आ जाएगी। सबसे ज़्यादा उत्पादन और भंडार भी उदयपुर में ही है इसके। एक तो आ जाएगी चंपा गुड्डा और शिकारबाड़ी। भीलवाड़ा में मकेरडा, ठीक है, जो भीलवाड़ा है उसकी मकेरडा, तो ये भी पूछी जाती है मकरेड़ा। राजसमंद में आमेट, जयपुर में गुजरवाड़ा, अजमेर की अजमेर वो जयपुर ग्रामीण में जो अब चली गई है बांदर सीदरी। मांडो की पाल किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? अब अगला क्वेश्चन है आपका कि जो मांडो की पाल है दोस्तों, ये फ्लोराइट के उत्पादन के लिए है और डूंगरपुर में है। कहाँ पे? फ्लोराइट के उत्पादन के लिए डूंगरपुर में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन से काल की चट्टानों में सीसा जस्ता आपको मिलेगा दोस्तों? सीसा जस्ता निम्न में से कौन से काल की यहाँ पे चट्टानों में मिलेगा, ये बताना है। तो आर्कियन व प्रोटेरोजोइक चट्टानों में दोस्तों आपको सीसा जस्ता मिलेगा। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 25, आनंदपुर भूकिया दोस्तों और तिमरन माता, तो ये यहाँ पे क्या है कि अभी निक्षेप मिले हैं, कोई यहाँ पे उत्पादन वगैरह यहाँ पे प्रॉपर तरीके से स्टार्ट नहीं हुआ है, तो ये स्वर्ण निक्षेपों के लिए है, ठीक है, गोल्ड स्वर्ण निक्षेपों के लिए है यहाँ पे। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखने हैं। आनंदपुर भूकिया तिमरन माता, और ये है कहाँ पे? ये दोस्तों आपके बांसवाड़ा में है। कहाँ पे है? बांसवाड़ा में। इसके अलावा एक और सोने के अवक्षेप जहाँ पे मिले हैं, दानी बासड़ी दौसा में मिले हैं। कहाँ पे? दानी बासड़ी, जो आपके पड़ता है दौसा में। इसके अलावा अगर अपने दोस्तों और जाने तो लिथियम के भंडार आपको न्यू बात करें नए भंडारों की, लिथियम के भंडार मिले हैं डेगाना नागौर में, डेगाना में मिले हैं, डेगाना याद रख लेना डायरेक्ट, ठीक है। और इसे वाइट गोल्ड भी। बाकी यूरेनियम रोहिल गांव सीकर, यूरेनियम रोहिल गांव सीकर। फिर बात करते हैं राजस्थान की दोस्तों, जो जामर कोटड़ा है, ये बार बार पूछा जाता है, तो ये रोक फॉस्फेट से संबंधित है। जब भी अपने जामर कोटड़ा की बात करेंगे तो रोक फॉस्फेट का नाम आएगा, अच्छे से आपको याद रखना है। जामर कोटड़ा जहाँ भी दिखे तो रोक फॉस्फेट आपके दिमाग में रहना चाहिए अच्छे से। तो ये आपको उदयपुर के जामर कोटड़ा में, कहाँ पे? उदयपुर। फिर बात करते हैं राजस्थान में यूरेनियम के भंडार, अभी हमने पढ़ा है दोस्तों रोइल गांव सीकर में। राजस्थान में 50% से अधिक वन क्षेत्र किस श्रेणी में सम्मिलित है? ये प्रशासनिक दृष्टि से पूछ रहा है दोस्तों, जिसका प्रशासनिक पूरा ऐसे लिखा आएगा आपके क्वेश्चन में, प्रशासनिक दृष्टि से। अब ये जो प्रशासनिक दृष्टि से जो वर्गीकरण किया गया था, ये 1953 में किया गया था। इसके अनुसार पूछ रहा है कि 50% से अधिक वन क्षेत्र किस कैटेगरी में आते हैं? ये आते हैं आपके दोस्तों सुरक्षित वन, ठीक है, जो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है, ठीक है। सुरक्षित या संरक्षित भी लिखा आ सकता है,
अब कितने प्रतिशत है, इनका प्रतिशत भी याद रखना जरूरी। 56.55% सुरक्षित श्रेणी में आते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, पशु चराने तथा लकड़ी काटने पे कुछ स्थिरता बरती जाती है, लेकिन राज्य में अगर आपसे सर्वाधिक सुरक्षित वन पूछ ले तो 12 और करौली में है। ये भी अपने पढ़ेंगे। इससे पहले अपने ये जान लेते हैं कि आरक्षित वन कितने प्रतिशत है। आरक्षित वन दोस्तों 37.05% है। ये ध्यान रखना, ये प्रशासन की दृष्टि से वर्गीकरण की बता रहा हूँ 1953 के अनुसार। ठीक है, ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। सर्वाधिक आरक्षित वन यहाँ पे कहाँ पे मिलेंगे आपको, सिर्फ एक ही याद रख लेना, सर्वाधिक उदयपुर में। और सर्वाधिक आपको दोस्तों सुरक्षित वन कहाँ पे मिल रहे थे, 12 करौली में। इसके अलावा अवर्गीकृत वनों की बात करें, ठीक है, 3 भागों में यहाँ पे बांटा गया है। अवर्गीकृत वनों की अगर अपने बात करें तो ये कितने प्रतिशत है, ये आपके मात्र 6.40% है। ये सर्वाधिक आपको मिलेंगे कहाँ पे, बीकानेर गंगानगर में, गंगानगर में। ठीक है, ये तीनों कैटेगरी आपको याद रखनी है, इनके परसेंट जरूर याद रखना अच्छे से। फिर बात करते हैं कि निम्न में से किस शहर में विश्व वानिकी उद्यान यहाँ पे स्थित है। विश्व वानिकी उद्यान किस शहर में है, जयपुर में, जोधपुर में, उदयपुर में या प्रतापगढ़ में। तो ये दोस्तों आपके जयपुर के जालाना डोंगरी में हो जाएगा। कहाँ पे, जयपुर की जालाना डोंगरी में, जालाना डोंगरी जयपुर में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गांधी सागर बांध की ऊंचाई यहाँ पे कितनी है। तो अब आपके क्वेश्चन थोड़े बांधों से संबंधित आ गए हैं। तो दोस्तों जो चंबल नदी है ना, उस पे 4 बांध बने हुए हैं, जिसमें से ये एक ये गांधी सागर बांध है ना, ये आपके मध्य प्रदेश में है। इसकी ऊंचाई है 62 मीटर। तो ये सीईटी में आ चुका है, सॉरी सीईटी में भी आ चुका है और कंप्यूटर निर्देशक दोनों में आ चुका है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे लिया है, क्या पता इसमें भी आ जाए। अब चारों बांधों के बारे में जान लेते हैं अपने, क्योंकि चारों बांधों के बारे में भी बार बार आपसे पूछा जाता है। ठीक है, तो जब भी आप नीचे से चलोगे, मतलब दक्षिण से, अपनी चंबल नदी ऐसे आती है, ठीक है, उत्तर की ओर अगर आप चलोगे तो 4 बांध मिलेंगे आपको। सबसे पहले आपको मिलेगा गांधी सागर। अब गांधी सागर को छोड़ के बाकी सारे अपने राजस्थान में है, ये आपके मध्य प्रदेश में पड़ता है गांधी सागर। ठीक है। फिर इसके बाद दोस्तों बात करें, फिर आता है कोटा, गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर, इसके बाद आता है राणा सागर, सॉरी, राणा प्रताप सागर। फिर आपके दोस्तों यहाँ पे आएगा जवाहर सागर। फिर आएगा दोस्तों कोटा बैराज। तो ये 4 बांध यहाँ पे बने हुए हैं, इनको याद रखना है अच्छे से। तो जो राणा प्रताप सागर है यहाँ पे दोस्तों, ये कहाँ पे है, चित्तौड़गढ़ जिले के, ये चित्तौड़गढ़ में मिलेगा आपको, चित्तौड़गढ़। बाकी दोनों आपको कहाँ पे मिलेंगे, कोटा में मिलेंगे, जवाहर सागर और दोनों। फिर बात करें थे राजस्थान में नर्मदा नहर की लंबाई, तो सबसे जो पहली नहर इसके जो फव्वारा से विधि अपनाई गई, इजराइल से जो लाई गई, ठीक है, स्प्रिंकलर सिंचाई विधि जिसे अपने कह सकते हैं। तो राजस्थान में दोस्तों जो नर्मदा नहर की लंबाई है, वो दोनों ऑप्शन सेम लिख दिए, 74 किलोमीटर ही है। ठीक है, 74 किलोमीटर ही है, इसको 64 लिखना था। तो 74 किलोमीटर है नर्मदा नहर की लंबाई। इसके अलावा क्या याद रखना है आपको दोस्तों, ये पहले है ना 2 जिलों को लाभान्वित करती थी। कौन कौन से, एक तो आपके हो गया जालोर, एक हो गया आपके बाड़मेर। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये सांचौर आ जाएगा पहले। अब दोनों याद रखना, पूर्व में जालोर और बाड़मेर। अब वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में जालोर से बन गया सांचौर नया जिला, तो सांचौर और
बाड़मेर को लाभान्वित करेगी। ठीक है, नर्मदा नहर की अगर अपने बात करें तो और जो पहली परियोजना है जिसमें सिंचाई केवल फव्वारा सिंचाई पद्धति से करने का यहाँ पे प्रावधान है, मतलब आप सिंचाई करोगे तो ड्रिप सिंचाई से ही करोगे, जो कि इजराइल से दी गई है। इसमें अगर राजस्थान का हिस्सा पूछे तो दोस्तों 0.50 MAF है राजस्थान का हिस्सा, राजस्थान का हिस्सा। और ये परियोजना गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र तथा राजस्थान की संयुक्त है, ये ध्यान रखना, ये इम्पोर्टेंट है। इसकी है राजस्थान, MP, MH, GJ, इन चारों राज्यों की संयुक्त परियोजना है। सोम कमला अंबा सिंचाई परियोजना किस जिले में है? तो ये बार बार पूछा जाता है, सोम कमला अंबा का भी बहुत बार क्वेश्चन आता है। कम से कम दोस्तों 8-10 बार ही प्रश्न आ चुका है सोम कमला अंबा, जो कि आपके डूंगरपुर जिले में पड़ती है। ठीक है, डूंगरपुर जिले की आसपुर तहसील, मेन आसपुर तहसील तथा जो सलूम्बर है, पहले उदयपुर में था, उन गांवों को सिंचाई सुविधा यहाँ पे उपलब्ध करवाने के लिए ये डूंगरपुर के कमला अंबा गांव के पास ये सोम नदी पर बांध का निर्माण किया गया। ठीक है, सोम कमला अंबा, इसमें जो बांध है वो किस नदी पे है? सोम नदी पे। अब अपने बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, निम्न में से कौन सी सिंचाई परियोजना सुमेलित नहीं है? सही तरीके से यहाँ पे बतानी है आपको। तो पांचना दोस्तों आपके करौली से संबंधित है, पांचना बांध, पांचना है ये, पंचना नहीं है। ठीक है, पांचना है। औरई आपकी चित्तौड़गढ़ से ही है, गुड्डा बूंदी से, लेकिन जो मानसी वाकल डूंगरपुर से ना होकर ये किससे है? उदयपुर से। फिर बात करेंगे किन्हें पर्वन वृत्त परियोजनाओं से सिंचाई सुविधा मिलेगी? जो पर्वन वृत्त परियोजना है, किन किन जिलों को यहाँ पे सिंचाई सुविधा मिलेगी? ये आपके RAS और CET दोनों में आ चुका है। तो झालावाड़, बारां और कोटा। ठीक है, इस जिलों के 637 गाँवों को, झालावाड़, बारां और कोटा, तो तीनों नाम याद रखना के 637 गाँवों को, गांव पूछ ले तो भी याद रख लेना, 637 गाँवों को मिलेगी झालावाड़, बारां और कोटा के। फिर दोस्तों जो बार बार आपके एग्ज़ाम में पूछी जाती है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, कि राजस्थान विधानसभा द्वारा 2023 में पारित विधेयक द्वारा 1 सेकेंड, हाँ ठीक है, तो राजस्थान में विधानसभा 2023 में पारित विधेयक द्वारा दूसरा राजस्थान पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, पहला दोस्तों आपके पहले बीकानेर में था, अब दूसरा जोबनेर में। ठीक है, जोबनेर जयपुर, कहाँ पे? जोबनेर जयपुर में। फिर बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट, राजस्थान जो पशुधन से संबंधित इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, जो आपके एग्ज़ाम में काम आ सकती है। क्या क्या है कि भारत में पहली पशुधन गणना 1920 में हुई थी। ठीक है, और उस समय 7 रियासतों में गणना हुई। अब कौन कौन सी दोस्तों यहाँ 7 रियासतें? बीकानेर, जोधपुर, कोटा, बूंदी, टोंक और किशनगढ़, इनमें हुई थी। और स्वतंत्रता की बाद की बात करें तो 1951 में पहली हुई थी, ये भी याद रखनी है। और 1951 में जो पशुधन था ना वो 2.41 करोड़ था। कितना था? 2.41 करोड़। और अभी तक कुल 20 पशु गणना हो चुकी है। और 20वीं पशुधन गणना में पहली बार फील्ड से ऑनलाइन मतलब प्रसारण के माध्यम से डिजिटली मतलब किया गया इसको। फिर बात करें जो 18वीं पशुधन गणना 2000 साल में पहली बार नस्ल के आधार पर यहाँ पे गणना की गई। तो नस्ल के आधार पर पूछ ले तो कब की गई? 2007 से। इसके बाद जो 20वीं पशुधन गणना है, इसमें अपने देश में कुल पशुधन का 533.78 मिलियन है, जो कि 2000 पूरे देश में बता रहा है, ये पूरे देश में मतलब इतना पशुधन है, जिसमें 2012 के तुलना में 4.6% की वृद्धि को दर्शाता है, 12 से तुलना करें तो। अब राजस्थान का स्थान उत्तर प्रदेश के बाद दोस्तों यहाँ पे सेकंड आता है पशुधन में बात करें। और राज्य में देश के कुल पशु संपदा का कितना है? 10.60%। कई जगह आपको ये 10.58 भी दिख जाएगा, ऑप्शन आपके दूर दूर ही रहेंगे।
तो याद रखना 10.60। 20वीं पशु गणना के अनुसार राज्य में जो पशु क्षमता कितनी है, 568 लाख। और 19वीं पशु गणना में जो पशुधन था वो 577 था, मतलब 1.61% की यहाँ पे कमी आई है। तो ये कमी जरूर याद रखनी है, 1.61% की कमी आई है 19वीं पशु गणना में। फिर राजस्थान का जो पशु घनत्व है 166 है दोस्तों, ये कुक्कुट वगैरह दे रखे हैं। और राज्य में देश की मतलब गायें 7.24 है, भैंसें 12.47 है, बकरियां 14% है, भेड़ें 10.64 है, ऊँट 84.43% है। तो ये डाटा इंपॉर्टेंट है, ये पूछता है कि ऊँट कितने प्रतिशत है, आ चुका है आपके 84.43% राजस्थान में ऊँट है देश के कुल ऊँटों के। फिर सर्वाधिक पशु संपदा वाले जिले की बात करें तो आपको बाड़मेर, जोधपुर और जयपुर में मिलेंगे सर्वाधिक। न्यूनतम आपको धौलपुर, कोटा, सवाईमाधोपुर में। बाड़मेर, जोधपुर याद रखना, धौलपुर, कोटा। सर्वाधिक पशु घनत्व पूछे तो डूंगरपुर, बांसवाड़ा में मिलेगा। न्यूनतम जैसलमेर, बीकानेर में मिलेगा। फिर राजस्थान में दोस्तों वन्य जीव अभ्यारण्य कितने हैं, ये बताना है आपको, वन्य जीव अभ्यारण्य। अब दोस्तों जो आपकी राजस्थान के वन विभाग का प्रतिवेदन आता है ना, तो उसके अनुसार तो 26 है, लेकिन इसके अनुसार दोस्तों आपके कितने हो जाएंगे, इसके अनुसार आपके 27 हो जाएंगे आर्थिक समीक्षा के अनुसार। ठीक है, आर्थिक समीक्षा, आर्थिक समीक्षा के अनुसार जो अभ्यारण्य है वो कितने हो जाएंगे, 27। 27 वन्य जीव अभ्यारण्य है। फिर अपने बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। राजस्थान का दोस्तों जो 5वां टाइगर रिजर्व कौन सा बना है, 5वां टाइगर रिजर्व बना है दोस्तों आपका अ, धौलपुर, सरमथुरा, करौली। ठीक है, ये राजस्थान का 5वां यहाँ पे टाइगर रिजर्व बना है, जो कि 22 अगस्त 2023 को दोस्तों इसको मंजूरी मिली थी। इसके बाद छठा भी मिलेगा अभी इसको। सैद्धांतिक मंजूरी मिली है, छठे एक पूछ ले तो इसको सैद्धांतिक मंजूरी मिली है अभी कुंभलगढ़ राजसमंद, कुंभलगढ़ राजसमंद वाले को। अब इसमें आपको दोस्तों क्या है, क्या चीज़ें याद रखनी है कि जितने भी टाइगर रिजर्व है मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट रणथंबोर, पहला आ जाता है आपका रणथंबोर। ठीक है, और इसका जो वैसे घोषणा 2007 में हुई थी, नोटिफिकेशन 2012 में आया था, इतना नहीं याद रखना। फिर इसके बाद आ जाता है एक आपका सरिस्का। सरिस्का आपके मेन अलवर में पड़ता है, अलवर व जयपुर में। रणथंबोर सभी को पता है, सवाईमाधोपुर। लेकिन जो ये अभयारण्य है, ओ सॉरी टाइगर रिजर्व है रणथंबोर, ये किस किस में फैला हुआ है जिलों में, सवाईमाधोपुर में। अब इनमें थोड़ी सी ध्यान रखने वाली चीज़ें हैं कि कोई उद्यान कम जिलों में फैला है तो टाइगर रिजर्व ज़्यादा में फैला है, ऐसे है करौली, बूंदी, टोंक, करौली, बूंदी और टोंक में, इन जिलों में ये फैला है रणथंबोर। फिर बात करते हैं तीसरा, मुकुंदरा हिल्स, मुकुंदरा हिल्स। ये दोस्तों आपके कोटा, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, बूंदी में है। कोटा, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, बूंदी। और फिर चौथा आपका जो बना था वो बना था रामगढ़, विजदारी। ठीक है, ये दोस्तों जो रामगढ़ विजदारी है ये आपका बूंदी, कोटा, भीलवाड़ा में है। बूंदी, कोटा और भीलवाड़ा में यहाँ पे फैला हुआ है। फिर अपने चलते हैं नेक्स्ट, राजस्थान का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क कौन सा है। नेशनल पार्क की अगर बात करें तो प्रथम नेशनल पार्क राजस्थान का आ जाएगा दोस्तों आपके रणथंबोर ही आ जाएगा। ठीक है, नेशनल पार्क की अब अपने बात कर रहे हैं, ना कि टाइगर रिजर्व की, ये चीज़ें ध्यान रखना। तो राजस्थान में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं, 3 हैं। सबसे पहले आ जाता है रणथंबोर, रणथंबोर।
जो बना आपके स्थापना पूछ ले तो 1 नवंबर 1980, 1 नवंबर 1980 को इसकी स्थापना होती है। ठीक है। अब ये कहाँ पे है? सवाई माधोपुर में। अब ये ध्यान रखना, ये सिर्फ आपके सवाई माधोपुर में है। फिर बात करते हैं दूसरा की, तो केवला देव, केवला देव, केवला देव राष्ट्रीय उद्यान आपको मिलेगा भरतपुर में। तो इसका 27 अगस्त 1981 को स्थापना होती है इसकी। फिर तीसरा जो आपका नेशनल पार्क है, सिर्फ नेशनल पार्क की बात कर रहे हैं, मुकुंदरा हिल्स, मुकुंदरा हिल्स। ठीक है, ना कि टाइगर रिजर्व की बात कर रहा हूँ। ये चीज़ें आपको पहले ही ध्यान रख के चलनी है। मुकुंदरा हिल्स आपके दोस्तों जो फैला हुआ है, ये कोटा चित्तौड़गढ़ में है, कोटा चित्तौड़गढ़ में है। फिर अपने बात करेंगे दोस्तों भरतपुर बर्ड पैराडाइज। इस पुस्तक के यहाँ पे लेखक कौन आते हैं ये बताना है आपको। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसके लेखक दोस्तों जो है वो आपके आ जाएंगे मार्टिन इवांस। ठीक है, मार्टिन इवांस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा वन्य जीव अभयारण्य जिलों से सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है ये बताना है। सोरसैन आपके 12 में ही है। ठीक है, सोरसैन 12 में है। वन विहार आपके धौलपुर में ही है। बंद बैरेठा आपके भरतपुर में ही है। लेकिन जो केसर बाग है ना आपके दोस्तों, तो ये भी आपके कहाँ पे है? धौलपुर में है। केसर बाग भी धौलपुर में है, तो ये सही सुमेलित नहीं है। वन्य जीव प्रबंधन एवं रेगिस्तान पारितंत्र प्रशिक्षण केंद्र स्थापित कहाँ पे किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसकी स्थापना आपके ताल छापर चूरू में की गई है। कहाँ पे? ताल छापर चूरू में इसके स्थापना की गई है। ध्यान रखना, वन्य जीव प्रबंधन एवं रेगिस्तान पारितंत्र प्रशिक्षण केंद्र ताल छापर चूरू, जो कि बजट 21-22 में इसकी स्थापना की गई थी। फिर बात करें राजस्थान का एकमात्र अभ्यारण्य जहाँ उड़न गिलहरियाँ आपको देखने को मिलेगी। उड़न गिलहरियाँ, ये बहुत बार आ चुका है दोस्तों ये क्वेश्चन। सीता माता अभ्यारण्य जो कि आपके चित्तौड़गढ़ प्रतापगढ़ जिले में स्थित है। ठीक है, सीता माता अभ्यारण्य कहाँ पे? चित्तौड़गढ़ प्रतापगढ़ जिले में स्थित है। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी उड़न गिलहरियाँ। ठीक है, सागवान के वन भी यहाँ पे सर्वाधिक पाए जाते हैं। बांसदरा पहाड़ी कौन से अभ्यारण्य में है ये आपको बतानी है कि बांसदरा पहाड़ी कौन से अभ्यारण्य में है। तो ये आपको मिलेगी सज्जनगढ़ अभ्यारण्य है। ठीक है, उदयपुर वाला जो आपका सज्जनगढ़ अभ्यारण्य है, जो कि सबसे छोटा अभ्यारण्य है, सबसे छोटा अभ्यारण्य। ठीक है, उदयपुर में है सज्जनगढ़ अभ्यारण्य। तो यहाँ पे मिलेगी आपको। फिर बात करते हैं नेक्स्ट, गमदर का जैव विविधता पार्क किस जिले में मिलेगा आपको दोस्तों? गमदर का जैव विविधता पार्क, तो ये आपको मिलेगा उदयपुर में, राजस्थान के उदयपुर में। 2016 में इसको बनाया गया था, 2016 में। फिर राजस्थान में पहला जैविक उद्यान कहाँ स्थापित किया गया? अब आपसे पूछा गया है कि दोस्तों जो पहला जैविक उद्यान है, बायोलॉजिकल पार्क जिसे अपने कह सकते हैं, ये कहाँ पे स्थापित किया गया? तो ये सज्जनगढ़ उदयपुर में किया गया। कब किया गया सज्जनगढ़ उदयपुर में? ये ध्यान रखना, सज्जनगढ़ उदयपुर में 12 लोकार्पण की बात कर रहा हूँ मैं, लोकार्पण 2015 में। ठीक है, नाहरगढ़ में कब किया गया? तो ये भी 2015 में, लेकिन ये किया गया आपके 12 अप्रैल 2015। और ये जो सज्जनगढ़ वाला है, ये सज्जनगढ़ की 12 अप्रैल 2015 है। जो नाहरगढ़ है इसकी 4 जून 2016 है, मतलब ये 2016 में। फिर इसके अलावा दोस्तों 2016 में एक और आ जाता है माचिया जोधपुर वाला, ये भी 2016 में। ये आपके 20 जनवरी 2016 को आ जाता है
अभेड़ावाड़ा आपके दोस्तों कोटा में है, ठीक है। अभेड़ावाड़ा आपके 2021 में बना था। इसके अलावा दोस्तों दो निर्माणाधीन है, एक तो पांचवा आपके मरुदरा जो आपके बीकानेर में है, और छठा आपके जो निर्माणाधीन है वो पुष्कर, पुष्कर जैविक पार्क अजमेर। जयपुर का प्रथम डेजर्ट पार्क आपको कहाँ पे मिलेगा दोस्तों? किशन बाग में मिलेगा, ठीक है। ये भी इम्पोर्टेंट है, किशन बाग में मिलेगा, स्वर्ण जयंती गार्डन के पास में मिलेगा। राजस्थान में दिसंबर 2023 तक कंजर्वेशन रिजर्व कितने हैं? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये क्वेश्चन, तो 36 कंजर्वेशन रिजर्व है। अब इसमें से दोस्तों जो इंपॉर्टेंट है ना मैं बता देता हूँ, बाकी 36 के 36 एक बार ज़रूर पढ़ के जाना, कुछ भी कंजर्वेशन रिजर्व से संबंधित आपको कुछ भी पूछ सकता है। बाकी मैं जो इम्पोर्टेंट है वो बता देता हूँ। तो सबसे पहला बता देता हूँ पहले तो आपको बिसलपुर टोंकवाड़ा, बिसलपुर टोंक, ठीक है, 2008। अब मैं आपको जो लेटेस्ट वाले हैं थोड़े वो बता देता हूँ। अमरख महादेव लेपर्ड ये उदयपुर में है, अमरख महादेव लेपर्ड कहाँ पे? उदयपुर में है। ये जगह पूछ लेता है कई बार कि कौन सी जगह है। फिर एक आ जाता है बीड़ मुहाना जयपुर, बीड़ मुहाना फर्स्ट, ये 2023 वाले हैं सारे, ठीक है, ये 2023 वाले बता रहा हूँ मैं आपको। फिर महशीर उदयपुर में, ये महशीर मछली को रोकने के लिए इसको संरक्षित किया गया, ठीक है, बचाने के लिए इसको। बांज आमली आपके 12 में हो जाएगा, ये बांज आमली ये कहाँ पे है? 12 में। तो ये 2023 वाले हैं सारे। सोरसेन 12, सोरसेन फर्स्ट 12। इसके अलावा 2023 वाला एक और हो जाएगा आपके जालाना आमागढ़, जालाना आमागढ़ ये आपके जयपुर में, ठीक है। ये 2023 वाले याद रखने हैं। इसके अलावा दोस्तों कुछ और भी आपको याद रखने हैं जो इम्पोर्टेंट है, बार बार पूछे जाते हैं। एक तो रणखार याद रख लेना, सांचौर का, रणखार कहाँ पे है? सांचौर में चला गया अब। फिर गोगेलाव नागौर, ये भी बार बार पूछा जाता है, गोगेलाव नागौर। इसके अलावा दोस्तों शाहबाद 12 में है ही, रोड टू नागौर बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। और इसके अलावा दो बता दूं, सर्वाधिक कंजर्वेशन रिजर्व किस जिले में है? सर्वाधिक कंजर्वेशन रिजर्व, रिजर्व किस जिले में है? तो 12 में है दोस्तों। कितने हैं? 7 हैं। सबसे बड़ा कौन सा है? सबसे बड़ा शाहबाद 12 वाला, शाहबाद 12। सबसे छोटा सबसे छोटा बीड़ मुहाना जयपुर, बीड़ मुहाना 2 जयपुर वाला, ठीक है। तो ये सारे हो गए इंपॉर्टेंट। फिर अपने चलते हैं नेक्स्ट। राजस्थान में जल जीवन मिशन में केंद्र व राज्य की भागीदारी कितनी कितनी है दोस्तों? 50-50% है। केंद्र व राज्य की भागीदारी कितनी है? 50-50%। इसके बारे में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। इसके बारे में दोस्तों कुछ और चीज़ें जो जान लेते हैं अपने, क्या है कि जो जल जीवन मिशन है इसकी घोषणा प्रधानमंत्री ने कब की? घोषणा 15 अगस्त 2019 को। कब की गई? 15 अगस्त 2019 को की गई, ठीक है। और इसके तहत 2024 तक 100 से अधिक आबादी वाले गांवों में, ठीक है, मतलब 2024 तक चलेगी ये,
100 से अधिक आबादी वाले गांव में घर घर नल कनेक्शन में 55 लीटर प्रति व्यक्ति शुद्ध पेयजल उपलब्ध करवाना। कितना जल? 55 लीटर प्रति प्रति व्यक्ति शुद्ध जल उपलब्ध करवाना। शुद्ध जल उपलब्ध करवाना इसका लक्ष्य है मेन, ये ध्यान रखना है। 55 लीटर प्रति व्यक्ति। ठीक है। केंद्र और राज्य की भागीदारी कितनी है? 50-50%। फिर एक और योजना आती है, वो भी याद रखना, वो भी इम्पोर्टेंट है। कौन सी है? अटल भूजल योजना। अटल भूजल योजना। इसमें क्या है कि दोस्तों इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि इसमें जो भारत सरकार और विश्व बैंक का 50-50 है। विश्व बैंक का कितना है? 50-50%। ठीक है। अटल भूजल योजना की अपने बात करें तो, ठीक है, राजस्थान के यहाँ पे 17 जिलों की 38 पंचायत समिति के 1144 ग्रामों को यहाँ पे चिन्हित किया गया इस योजना के अंतर्गत। राजस्थान के कितने? 17 जिलों के 38 पंचायत समितियों के 1144 गाँवों को। ठीक है। इसके बारे में भी अपने आर्थिक समीक्षा में डिटेल से पढ़े थे। फिर अपने बात करेंगे राजस्थान में जो जीवन धारा योजना है ना, इसका संबंध किससे है? तो इसका संबंध है दोस्तों SC/ST हेतु सिंचाई कुओं के निर्माण से। जो अनुसूचित जाति जनजाति के लोग हैं उनके लिए सिंचाई कुओं के निर्माण से है। ये 1996-97 से यहाँ पे स्वतंत्र रूप में क्रियान्वित की जा रही है लगातार। मतलब जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लघु और सीमांत किसान हैं उनके लिए है SC/ST। किस जिले का वाटर शेड यहाँ पे नीरांचल परियोजना के अंतर्गत आता है? अब दोस्तों जो नीरांचल परियोजना लाई गई थी ना, तो उसमें राजस्थान के जो जिले लिए गए थे उनके बारे में अपने देखेंगे। तो इसमें जोधपुर और उदयपुर जिले को चयनित किया गया था। एक तो ये ध्यान रखना, भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय और विश्व बैंक द्वारा इस योजना का परियोजना का संचालन किया जा रहा है। किसके द्वारा? एक तो ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार, भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय प्लस में विश्व बैंक द्वारा, विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित आप कह सकते हो। ठीक है। इसके द्वारा किया जा रहा है। इसमें अपने एक तो जोधपुर है, प्लस में इसके साथ साथ कौन सा है? उदयपुर। दो जिलों को यहाँ पे चयनित किया गया है, उदयपुर जोधपुर। और ये कुल कुल पूछ ले तो कुल यहाँ पे 9 राज्य है। तो कुल यहाँ पे 9 राज्य में ये चलेगी, सब में नहीं है। फिर राजस्थान में सिंचाई प्रबंधन व प्रशिक्षण संस्थान कोटा की स्थापना कब की जाती है? सिंचाई प्रबंधन व प्रशिक्षण संस्थान कोटा की स्थापना दोस्तों यहाँ पे आपके 1984 में की जाती है। कब की जाती है? 1984 में की जाती है। ठीक है। और ये किसकी सहायता से? अमेरिका की सहायता से की जाती है यहाँ पे। इसका मुख्य उद्देश्य है कि जो भी सिंचाई विभाग व कृषि विभाग के कर्मचारी है, अधिकारी हैं या कृषक वर्ग है, उसको जल उपयोग व कृषि के ज्ञान हेतु ना प्रशिक्षण देना, ट्रेनिंग। जाखम बहुउद्देशीय परियोजना किस जिले में है दोस्तों? तो ये भी बार बार पूछा जाता है। जाखम बहुउद्देशीय परियोजना के बारे में 5 से 7 बार क्वेश्चन आ चुका है। तो ये प्रतापगढ़ में है। कहाँ पे है? प्रतापगढ़ में है जाखम बहुउद्देशीय परियोजनाएं। और ये भी क्वेश्चन आ चुका है कि जाखम बांध का शिलान्यास किसने किया था? शिलान्यास सॉरी, जाखम बांध। ठीक है। जो आपका जाखम बांध है इसका शिलान्यास ये भी पूछ चुका है एग्जाम में। किसने किया? उस टाइम के मुख्यमंत्री थे मोहनलाल सुखाड़िया, जो सबसे ज़्यादा बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, मोहनलाल सुखाड़िया।
ठीक है, इनके द्वारा यहाँ पे किया गया 14 मई 1959 को, ये 68 को, 14 मई 1968 को यहाँ पे इनके द्वारा किया गया। और ये 81 मीटर ऊंचा है। कितना मीटर? 81 मीटर। और किस नदी पे बना है? नदी जिस पे बना है, जाखम नदी पे। ठीक है, इस परियोजना से लाभान्वित सिंचाई सुविधा की बात करूं तो प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, सलूंबर व उदयपुर को मिलेगी। ठीक है, लाभान्वित जिले, लाभान्वित जिले पूछ ले सिंचाई के लिए तो दोस्तों आपके हो जाएंगे नए जिलों के अनुसार प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, उदयपुर व सलूंबर। फिर बात करें विश्व की सबसे पुरानी नहर व्यवस्था कौन सी है, तो दोस्तों सबसे पुरानी आ जाएगी गंग नहर। इसको इससे मोटिवेट होकर ही है ना इंदिरा गांधी नहर का निर्माण किया गया था। इंदिरा गांधी नहर भी आप अच्छे से पढ़ के जाओगे, मैंने करवा रखी है। इंदिरा गांधी नहर आप ज़रूर पढ़ के जाएं दोस्तों। अब इसकी अवधि की बात करें, ठीक है, महाराजा गंगा सिंह ने इसको बनवाया था। अगर अपने इसकी अवधि की बात करें तो 1927 में ये बन के तैयार हो गई थी, मतलब 1921 में स्टार्ट हुई थी, 1921 से 1927। तो लॉर्ड इरविन ने इसका उद्घाटन किया था। किसने उद्घाटन किया था? लॉर्ड इरविन ने। ठीक है, बनवाया किसने था? बीकानेर के शासक महाराजा गंगा सिंह के द्वारा इसको बनाया गया था। और गंग नहर कौन सी नदी से निकलती है? सतलज नदी से, सतलज नदी से निकलती है। और जो इंदिरा गांधी नहर है ना दोस्तों आपकी, इसको भी याद करके जाना। सबसे बड़ी परियोजना है भारत की, सबसे बड़ी नहर परियोजना पूछ ले तो इंदिरा गांधी, ये सबसे पुरानी यहाँ पे पूछा गया है। तो इंदिरा गांधी को भी अच्छे से पढ़ के जाना, उसकी लिफ्ट लुफ्ट नहरें याद करके जाना। प्रसिद्ध मीनाकारी थेवा कला का संबंध यहाँ पे दोस्तों किससे आ जाता है? थेवा कला का संबंध पूछा है आपका कौन से स्थान से है? तो दोस्तों इसका संबंध आपके आ जाएगा यहाँ पे प्रतापगढ़ से। ठीक है, इसके अलावा आपको यहाँ पे क्या चीज़ें ध्यान रखनी है, 1 सेकेंड, इसको थोड़ा सा रुक गया है बीच में। तो ये आपके दोस्तों प्रतापगढ़ से संबंधित हो जाएगी। ठीक है, सोनी परिवार, मेन जो जो सोनी परिवार है ये इसको चलाता है आगे से आगे। कांच पर सोने व चांदी की चित्रकारी की जाती है। किस पे? कांच पे, हरे कांच पे, कांच पर सोने व चांदी की चित्रकारी, सोने व चांदी की चित्रकारी। ठीक है, महेश राज सोनी को इसके लिए दोस्तों पद्म श्री भी मिल चुका है। महेश राज सोनी, कब? 2014 में। तो महेश राज सोनी किस कला से संबंधित है ये भी आपसे पूछ सकता है। 2014 में प्रसिद्धि, लेकिन इसको नाथूजी सोनी ने दिलाई थी। अगर प्रसिद्धि पूछे ना तो आपके दोस्तों नाथूजी सोनी आएगा, नाथूजी सोनी आएगा। फिर दूसरा क्वेश्चन है हस्तशिल्प से संबंधित है कि राजस्थान में जो ब्लू पोट्री है इसका प्रमुख केंद्र कौन सा है दोस्तों? ब्लू पोट्री को अभी यहाँ पे जीआई टैग भी मिला था अगस्त 2023 में। तो 5 जो कलाओं को मिला था। तो ब्लू पोट्री का प्रमुख केंद्र यहाँ पे दोस्तों अपना क्या है? जयपुर है। राजस्थान में कौन लाया? राम सिंह। अगर ऐसे पूछ ले कि राजस्थान में कौन लाया, शासक, ठीक है, शासक पूछ ले तो राम सिंह। ठीक है, वैसे ये पर्सिया ईरान से आई थी। फिर मेन इसके जो पूछ ले तो शुरू वाले थे चूड़ामन व कालू कुमार। ठीक है, फिर अपने बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, राजस्थान की प्रसिद्ध ब्लू पोट्री की दस्तकारी का उद्भव कहाँ से हुआ? तो पर्सिया ईरान से आती है दोस्तों ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्लू पोट्री की कला इससे पहले किस नाम से जानी जाती थी? तो पहले दोस्तों इसे कामचीनी के नाम से, किस नाम से? कामचीनी के नाम से जाना जाता था। ब्लू पोट्री से संबंधित किस व्यक्ति को यहाँ पे पद्मश्री
मिल चुका है दोस्तों। कृपाल सिंह शेखावत का नाम आप याद रखोगे। 1976 में इन्हें पद्मश्री मिल चुका है। इसके अलावा स्वर्गीय नाथीबाई है ना, ये भी ब्लू पोटरी से संबंधित ही है, नाथीबाई। गोपाल सैनी भी ब्लू पोटरी से संबंधित है। निम्न में से राजस्थान का कौन सा स्थान ब्लैक पोटरी, अब आगे ब्लैक पोटरी, ब्लैक पोटरी के लिए दोस्तों कोटा प्रसिद्ध है, ठीक है, कोटा। कपड़े पर मोम की परत चढ़ाकर चित्र बनाने की कला को क्या कहते हैं दोस्तों? वार्तिक कहते हैं। क्या कहते हैं? वार्तिक, या कई जगह आपको बातिक भी लिखा मिल जाएगा, तो दोनों एक ही बात है, बातिक या वार्तिक आए तो, ठीक है। तो ये कला आपके कहाँ पे की प्रसिद्ध है? खंडेला सीकर, खंडेला सीकर। उमेश चंद्र शर्मा इसके प्रमुख, उमेश चंद्र शर्मा। फिर अपने बात करें नमदा का उत्पादन दोस्तों कहाँ पे होता है? तो टोंक में दोस्तों नमदों का उत्पादन होता है। राजस्थान में दरियों के निर्माण के लिए दोस्तों टांकला सालवास प्रसिद्ध है। कौन सा? टांकला सालवास। फिर बात करें दोस्तों बादड़ा क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार पूछा जाने वाला दोस्तों। तो ये जोधपुर की है बादड़ा, जिंक से निर्मित पानी की बोतलें, पानी इसमें ठंडा रहता है। कहाँ पे है? जोधपुर जिले में मिलेगी आपको ये। तो बादल याद रखना। मथेरण किस जिले से की प्रसिद्ध लोक कला है? तो मथेरण दोस्तों बीकानेर की है, जो मथेरण परिवार के द्वारा ही इसको भी फिर बात करते हैं दोस्तों उस्ता कला, इसको अभी यहाँ पे जीआई टैग मिला है। उस्ता कला को कब मिला है? अगस्त 2023 में। ऊंट की खाल पे जो नक्काशी की जाती है दोस्तों, और ये कहाँ पे है? बीकानेर से संबंधित है। इसके अलावा कैमल हाइड ट्रेनिंग सेंटर पूछ ले, कैमल हाइड ट्रेनिंग सेंटर, तो ये भी आपको बीकानेर में मिलेगा, कैमल हाइड ट्रेनिंग सेंटर, ठीक है। इसके अलावा अगर आपसे पूछ ले कि मोहम्मद हनीफ किस कला से संबंधित है, तो आपका आंसर आना चाहिए उस्ता कला। स्वर्गीय इसामुद्दीन किस कला से संबंधित है? तो उस्ता कला से। इसामुद्दीन, मोहम्मद हनीफ दोनों उस्ता कला से संबंधित है। विश्व प्रसिद्ध जो दोस्तों अजरक प्रिंट है, निम्न में से किस स्थान से संबंधित है? तो अजरक प्रिंट यहाँ पे बाड़मेर से संबंधित है। मेन इसमें लाल व नीले रंग का ज़्यादा महत्व है, लाल व नीले रंग। फिर अपने बात करते हैं मल्लीर प्रिंट का संबंध दोस्तों किस स्थान से आ जाता है? तो बाड़मेर से आ जाता है मल्लीर प्रिंट का, ठीक है। इसमें कत्थई काले रंग को की प्रधानता है, कत्थई व काले रंग। फिर सोमपुरा शैली किसके लिए जानी जाती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला दोस्तों। स्थापत्य के लिए जानी जाती है सोमपुरा शैली, ठीक है, जो कि काले संगमरमर की मूर्तियां बनाई जाती है बांसवाड़ा जिले के, बांसवाड़ा के जिले के गांव तलवाड़ा से संबंधित है, ठीक है। काले संगमरमर की मूर्तियां, काले संगमर की मूर्तियां। फिर बात करते हैं दोस्तों कुदरत सिंह को राजस्थान की किस हस्तकला में योगदान के लिए यहाँ पे पद्मश्री से अलंकृत किया जा चुका है 1988 में? तो पीतल पर मुरादाबादी के काम, ठीक है, पीतल पर मुरादाबादी का काम, तो इन्हें मिला था 1988 में यहाँ पे पद्मश्री कुदरत सिंह को, ठीक है। पहले हमने कृपाल सिंह पढ़ा था, ये कुदरत सिंह है, ध्यान रखना। मीनाकारी की कला राजस्थान में किसके द्वारा लाई गई? तो मीनाकारी की कला मान सिंह प्रथम लेके आया था, ठीक है। मीनाकारी क्या लेके आया? मान सिंह प्रथम। कहाँ से लेके आया? लाहौर से। तो मान सिंह प्रथम लेके आया मीनाकारी। फिर बात करते हैं दोस्तों टेराकोटा पद्धति में विभिन्न देवी देवताओं की मूर्तियां बनाए जाने वाला स्थल जो मोलेला है, कहाँ पे है? मोलेला आपके पड़ेगा दोस्तों राजसमंद में। कहाँ पे? राजसमंद में। प्रमुख शिल्पी अगर आपसे पूछ ले तो मोहन लाल आ जाएंगे, मोहन लाल। फिर बात करते हैं दोस्तों नागौर का बू गांव मिट्टी के खिलौने बनाने के लिए नागौर का बू गांव प्रसिद्ध है। दाबू प्रिंट प्रसिद्ध है दोस्तों।
अकोला गांव, ठीक है, चित्तौड़गढ़ का अकोला गांव। मोम का दाबू पूछ ले आपसे, मोम का दाबू, तो मोम का दाबू हो जाएगा आपका सवाई माधोपुर का, सवाई माधोपुर का। अगर आपसे पूछ ले कि मिट्टी का दाबू, ठीक है, तो बालोतरा। अगर आपसे पूछ ले दोस्तों गेहूं के बिंगण का, गेहूं के बिंदण का, तो बगरू। कागजी टेराकोटा के लिए दोस्तों कौन सा स्थान यहाँ पे प्रसिद्ध है, तो अलवर कागजी टेराकोटा की बात करें। पिछवाई पेंटिंग का संबंध दोस्तों नाथ द्वारा से संबंधित है, सभी को पता होगा, भगवान श्री कृष्ण के मुख्य रूप से इसमें चित्र बनाए जाते हैं। चंदू जी का गढ़ा व बोडीगामा तीर कमान निर्माण के लिए प्रसिद्ध है, किसके लिए, तीर कमान निर्माण के लिए। फिर बात करें राजस्थान में जो कोफ्तगिरी के काम के लिए कौन से शहर प्रसिद्ध हैं दोस्तों, कोफ्तगिरी के काम के लिए अलवर व जयपुर प्रसिद्ध हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आपका 26, जिरोही बांकड़ा गदा किस उद्योग से संबंधित है, तो ये सारे दोस्तों आपके जटपट्टी उद्योग से संबंधित है। राजस्थान की प्रसिद्ध लोक कला बेवाण क्या है, बेवाण क्या चीज़ है दोस्तों, तो इसमें क्या है कि लकड़ी से निर्मित सिंहासन पर ठाकुर जी की मूर्ति को श्रृंगारित करके यहाँ पे बिठाया जाता है, इसे बेवाण कहते हैं। तो लकड़ी से निर्मित होता है ये। किस लोक कला के निर्माण का पुश्तैनी व्यवसाय केवल चित्तौड़गढ़ जिले के ग्राम बस्सी में ही देखा जाता है, तो कांवड़, कांवड़ सिर्फ यहीं बनती है दोस्तों, मांगीलाल मिस्त्री इसका प्रमुख है। फिर जो मोती भारत है किस जिले की पारंपरिक कढ़ाई का नाम है, तो जालोर जिले की पारंपरिक कढ़ाई का नाम मोती भारत है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर बात करें जाजम व आजम छपाई प्रसिद्ध किसकी कहाँ की है, तो चित्तौड़गढ़ की। ठीक है, इसी के साथ दोस्तों जो आपका ये ज्योग्राफी में जितने भी टॉपिक मैंने आपके करवाए, तो बाकी एक्स्ट्रा जो आप करना चाहो वो भी आप करें, बाकी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वही मैंने यहाँ पे लिए हैं, एक्स्ट्रा बहुत सारे क्वेश्चन मिक्सअप नहीं किया। अगर आपको हमारे द्वारा बताया गया कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग डिस्कवर राजस्थान।